morning class. Now we are starting the revision because these topics are already explained, and I have started from the basic concepts of wave optics. So now in that portion, our next topic is reflection and refraction, these two phenomena on the basis of wave optics. Okay, तो उसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है एंड आई होप यू हैव डन रिटन वर्क ऑल्सो, लेकिन एक बार फिर से मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई हैव द डायग्राम्स ऑल्सो हियर. तो सबसे पहले तो जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, दैट वो नेचर जो है दैट प्रॉपरली एक्सप्लेन्स दीज टू फिनोमिना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यही कहा जाता है. और बाकी के जो 3 फिनोमिना हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, वो वेव नेचर वो एक्सप्लेन करते हैं. लेकिन क्योंकि हम वेव फ्रंट को स्टडी कर चुके हैं, तो वेव फ्रंट इज़ व्हाट, वेव फ्रंट का मतलब जो हम सिंगल रे की हेल्प से रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, आपको याद होगा एक मिरर और उस पर एक सिंगल रे इंसिडेंट होती है किसी एंगल पर नॉर्मल के साथ में, और फिर वो दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट होती है. तो ये जो केस था दैट वाज इन केस ऑफ अ रे, पार्टिकल नेचर में आता था, रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था. लेकिन अब हमने क्या किया है, जो हमारा ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने एक सिंगल रे की जगह ये पूरा एक बंच ऑफ रे लिया है. ठीक है, और हमने इसको बोला है वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट जो है, जो फ्रंट पोर्शन है, दैट इज़ ए बी हियर. ठीक है, तो एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट होता है एक प्लेन मिरर पर. ये प्लेन मिरर है जिसको यहाँ लिख रखा है पी क्यू, और नीचे ये सारी लैंग्वेज भी लिखी है आपकी. लुक हियर, देखिए पी क्यू प्लेन मिरर है, ए एम एंड सी एन नॉर्मल्स टू पी क्यू. तो ये 2 डॉटेड लाइंस भी दिखाई दे रही हैं, एक ए एम है दूसरी सी एन है, ये 2 नॉर्मल्स हैं. ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो थोड़ा सा एक एंगल बना रहा है आई प्लेन मिरर के साथ में. और जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो है सी डी. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ए बी के लिए आई, इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा सी डी के लिए आर. और डब्ल्यू वेवलेट ओरिजिनेटिंग एट ए. तो डब्ल्यू जो है वो वेवलेट से, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड रेडियस ए डी इज इक्वल टू बी सी. तो ये क्लियर है यहाँ पर. ए डी और बी सी दोनों डिस्टेंसेस हैं, या फिर रेडियस बोल सकते हैं सार्क के लिए. तो दैट इज़ इक्वल. तो देखिए सबसे पहले इस फिनोमिना में क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो है आपका ए बी वेव फ्रंट, ये भी एक वेव फ्रंट है. इसका मतलब ये बहुत सारी रेज थी ये, जिसमें आपको फाइनल और इनिशियल दिख रही हैं. फाइनल ये B1 के थ्रू जो एरो आगे आ रहा है, और इनिशियल ये A1 के थ्रू जो आ रहा है. इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ रेज हैं, तो उनका कलेक्शन पूरा किस रीजन में फिट हो रहा है, ए बी में. ए बी वेव फ्रंट है. तो वेव फ्रंट ए बी स्ट्राइक करता है कितने एंगल पे, आई एंगल पे, प्लेन मिरर के साथ में ए पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है, तो नॉर्मल इसके लिए नॉर्मल दे रखा है ए एम. और नॉर्मल से सेंस यहाँ पर ये है कि नॉर्मल अगर आप सिर्फ A1 ए रे स्टडी करें, तो A1 ए जो है रे है वो नॉर्मल के साथ में ये पीछे एंगल ए बना रही है. तो अगर सिंगल रे देखें तो वो एंगल ए आई बना रही है. और अगर आप पूरा वेव फ्रंट आप ए बी स्टडी करें तो उसके लिए भी एंगल आई लिखा है, क्योंकि आपको अब प्रूफ ये करना है कि वेव फ्रंट के लिए रिफ्लेक्शन का केस वही है जो रे के लिए होता है. तो यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है, जो है आपका एंगल बी ए सी है. ठीक है, वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आपका एंगल है डी सी ए या फिर ए सी डी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं, इक्वल. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ए बी एक वेव फ्रंट है. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इसके लिए है वो आई है, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये इंसिडेंट होता है. और उसके बाद क्या होता है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से वेवलेट्स निकलना स्टार्ट होती हैं. सबसे पहले ए पॉइंट स्ट्राइक हुआ, ए पॉइंट से आपको पता है वेवलेट्स निकलने लगेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सारी डायरेक्शन में इस तरह से. तो जब ये वेवलेट्स निकलना स्टार्ट होती है तो ए पॉइंट से आगे की तरफ फैलना शुरू करती हैं. तो जितने टाइम में बी वाला पॉइंट टकराने के लिए सी वाले पॉइंट तक
का आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगता है ए वाले पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स को डी तक जाने में। ठीक है, अब क्या होता है कि टाइम दोनों को सेम लग रहा है, तो जो आपका ये बी से सी तक का डिस्टेंस कवर्ड है, क्योंकि स्पीड भी सेम होती है वेव्स की, वेवलेट्स है सेम स्पीड से चल रही हैं, स्पीड ऑफ लाइट है, तो बी सी जो डिस्टेंस होगा आपका दैट विल बी इक्वल टू ए डी, जो हमने हमारा यहाँ पर लिख रखा है। तो याद रखिए हमेशा बी से सी तक का डिस्टेंस ए से डी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो आप ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, कौन से ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपका ए डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप देखें तो आपको एक तो पॉइंट इसमें मिला है बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, दूसरा आपका एंगल जो बी है, एंगल बी का मतलब एंगल ए बी सी 90 डिग्री का है, दैट इज़ क्लियर। और इसी तरह से आपका जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें एंगल ए डी सी भी 90 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ हो जाता है कि बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री। और एक आपका पॉइंट है ए सी इज़ कॉमन, ए सी दोनों में क्या है, कॉमन। तो आपके दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डी सी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंसी शो कर रहे हैं। और जब दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो आप प्रॉपर्टी कौन सी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी, जो आपका एंगल बी ए सी है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। उसका प्रूफ मैंने यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ऑलरेडी यू हैव डन द प्रूफ। ठीक है, वो आप पहले से ही कर चुके हैं, तो एक बार फिर से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर दूसरा आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो दो केसेस मैंने आपको बताए थे, एक रेयर टू डेंसर था, एक डेंसर टू रेयर था। दोनों में बस डायग्राम का थोड़ा सा चेंज है और डेरिवेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा सिंबल्स में। तो मैंने यहाँ फिर से जो शो किया है दैट इज़ रेयर टू डेंसर। तो देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पर कौन सा है आपका, ए बी। ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, आई एंगल पे। फिर से नॉर्मल दिखा रखा है, रे का भी एंगल है, लेकिन आपको वेव फ्रंट का एंगल देखना है, मतलब आपको बी ए सी एंगल देखना है। तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए कि जो आपका एंगल साइन आई है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो साइन आई का मतलब आपका ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें से आप साइन आई फाइंड करेंगे। तो कुछ चीज़ें और देख लीजिए इस ट्राइंगल ए बी सी में। एक तो एंगल आई आपको मैंने बता दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दूसरा बी से सी तक, वेव फ्रंट के बी पोर्शन को सी तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो लेट टाइम टी लग रहा है, ऊपर वाले मीडियम में स्पीड v1 है, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, v1 इंटू टी। इसी तरह से जितना टाइम यहाँ से बी से सी तक आने में लगता है उतने ही टाइम में नीचे वाले मीडियम में ए पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और सेकेंडरी वेवलेट्स कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होंगी, फिर से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो क्योंकि अब सेकेंड मीडियम में स्पीड अलग है, कितनी स्पीड है v2, टाइम कितना लग रहा है t, तो v2 इंटू टी। डिस्टेंस लेकर हम कंपास में एक आर्क लगाएंगे, वो होगा ए ई। ठीक है, उसकी डिस्टेंस होगी ए ई, और हम उससे ज्वाइन कर देंगे ए पॉइंट को। तो हमें ये जो है वो ए ई डिस्टेंस नोन होगी, क्योंकि हमें स्पीड पता है। फिर हम ई पॉइंट से सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा ई सी जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है। तो साइन आई की अगर बात करें तो साइन आई ट्राइंगल ए बी सी में देखना है, फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपको पता है कि अगर एंगल साइन आई यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, ये वाली बी सी। तो आप लिखेंगे बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी, ये नीचे जो ए सी दे रखी है, तो बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू गिवन है v1 t, यहाँ v1 r लिखा है, v1 t लिखेंगे अपॉन ए सी। इसी तरह से साइन आर कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, नीचे वाले में। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए ई अपॉन हाइपोटेनियस अगेन ए सी। तो साइन आई साइन आर आपको दोनों मिल चुके हैं, आप दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ जो लैंग्वेज लिखी है दैट डजेंट मैटर, आप सिंपली साइन आई को साइन आर से डिवाइड करेंगे, तो v1 t दोनों में क्या कैंसिल हो जाएगा, ए सी, और टाइम भी कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, v1 अपॉन v2। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 का मतलब क्या हुआ, आप जब इसको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के टर्म्स में लिखेंगे उल्टा हो जाएगा। तो v1 अपॉन v2 को आप लिखेंगे n2 अपॉन n1, और जब आप इसको जो है चाहें तो उससे भी प्रूव हो जाएगा, और नहीं तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ओके, तो ये आपका फिनोमेना हो जाता है रिफ्रैक्शन का।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो मैकेनिकल वेव्स के लिए था, वो वहाँ आपने पढ़ा था साउंड वेव्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना है लाइट वेव्स के लिए, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी एक प्लेस पर, किसी एक मीडियम में बहुत सारी वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं, तो उनको मिलकर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनता है, कुल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सारी वेव्स ने मिलकर जो डिस्प्लेसमेंट किया, वो डिस्प्लेसमेंट होता है द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप देख भी सकते हैं, ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स, ट्रेन्स, टू और मोर वेव्स भी लिख सकते हैं या वेव ट्रेन्स भी लिख सकते हैं, ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम सुपरपोज अपॉन ईच अदर, सुपरपोज, जब वो एक साथ एक दूसरे के साथ में चलना स्टार्ट करती हैं, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम। ध्यान रखिएगा, अलजेब्रिक सम नहीं होता है, वेक्टर सम होता है, क्योंकि डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है इसमें। ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। तो अगर पहला डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरा y2 है, y3 वेक्टर्स हैं ये सारे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन। ये आपका स्टेटमेंट है। ये रिलेशन भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो यहाँ दे रखा है, ठीक है। लैंग्वेज, ये फॉर्मूला सब कुछ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आएगा। फिर मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, आपको लिखना नहीं है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस टॉपिक अभी आप पढ़ेंगे इसके बाद में। फिलहाल सुपरपोजिशन को और अच्छे से समझने के लिए इंटरफेरेंस में ही सुपरपोजिशन का रोल है कि जब दो लाइट वेव्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन होती हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो भी कंबाइन हो जाती है, इंटरफियर करती हैं एक दूसरे के साथ में। जहाँ भी दो चीज़ें एक साथ आती हैं वहाँ इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है, मतलब वो एक दूसरे के पाथ्स को डिस्टर्ब करती हैं, और उनका जो रिजल्ट निकलता है सुपरपोजिशन का, वो एक थर्ड न्यू वेव, रिजल्टेंट वेव बनकर तैयार होती है। तो उस रिजल्टेंट वेव के साथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने डायग्राम्स पढ़ा है, ऐसा हो सकता है कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी बढ़ भी जाए, घट भी जाए। आपको पता है वेव ऐसी होती है, ठीक है। ये वाले जो पोर्शंस हैं इनमें इंटेंसिटी हाई है, एम्पलीट्यूड बड़ा है। ये जो बीच वाली जो लाइन है, इस पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, 0। तो एक वेव ऐसे जा रही है, दूसरी वेव इसके ठीक साथ में अगर ऐसे चलती है, ये डायग्राम आपका 11th क्लास में था, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपके एम्पलीट्यूड्स हैं वो सम अप होना स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए दो वेव्स इस तरीके की हैं कि फर्स्ट वेव जो है आपकी, वो वेव इस तरह से दे रखी है, फर्स्ट वेव आपकी ये है, और सेकेंड वेव आपकी कैसे आ रही है, इस तरह से, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट वेव मैंने बोला था आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट वेव या सारी ज्वाइन होंगी तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस केस में क्या हो जा रही है, 0। पहले वाले केस में कैसी हो जा रही है, मैक्सिमम। तो जब दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे को, पाथ्स को, तो कभी हो सकता है अगर वो सेम फेज में मिलती हैं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है, वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही हैं, लेकिन उससे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बनकर तैयार हो रहा है। और अगर वो अपोजिट फेज में मिलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसमें कुछ चीज़ें आप और पढ़ेंगे, जैसे मोनोक्रोमेटिक है, कोहेरेंट वर्ड्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। अभी उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है, ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखना। जो चीज़ मैं अभी बता रही थी वही यहाँ रिपीट हो रही है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ सेपरेटली दिखाया गया है। ये दो वेव्स आ रही हैं, दोनों के क्या मिल रहे हैं, क्रस्ट। तो एक बड़ा सा क्रस्ट बन गया, किसका केस है ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है। या फिर ये वापस जा रही हैं, देन अगेन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है इन्होंने। अगर ऐसे मिलती हैं, जो ये इधर वाला डायग्राम, एक क्रस्ट और एक ट्रॉ है, क्या बना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो किसका केस है ये, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। बहुत बेटर समझ सकते हैं आप इन डायग्राम से। तो ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। तो सुपरपोजिशन का रिजल्ट क्या है, इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी में चेंज। तो इंटरफेरेंस हुआ, उसके बाद इंटेंसिटी में क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक इंटरफेरेंस पर, ठीक है। तो इंटरफेरेंस जो टॉपिक है हमारा,
उस टॉपिक में हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है, तो उसके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर ही हम इंटरफेरेंस को समझेंगे। सो आई होप ऐसा करिए। अभी आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। नाउ स्टडी ओनली अप टू दिस, यहाँ तक पढ़िए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक। उसके बाद इंटरफेरेंस टॉपिक विल स्टार्ट टुमारो। ओके, थैंक यू।